एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनईपी 2020 के एनईपी 2020 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देख करके आपके एनईपी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आरटी को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, आपको लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आज बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर नए हैं तो बिल्कुल फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, आप फटाफट से इसका आंसर भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एनईपी 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन यहाँ पर अध्यक्ष थे, जिसने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपसे पूछा है यहाँ पर। आपके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपके कैलाश वादिवसिवन थे, कस्तूरी रंगन थे, यशपाल शर्मा थे या फिर राजगोपाल थे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है इसरो के पूर्व चीफ भी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एक वैज्ञानिक थे। इनको यहाँ पर एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन्होंने मई 2019 के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है एनईपी 2020 से रिलेटेड जो अपनी रिपोर्ट है वो मई 2019 के अंदर सबमिट कर दी थी और आपके सामने एनईपी 2020 यहाँ पर आया था सारी चीज़ें। ठीक है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन इनका नाम है, इनको आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये ड्राफ्टिंग मतलब एक तरीके से इसका मसौदा तैयार किया था एनईपी 2020 का, इन्होंने ड्राफ्ट किया था इस चीज़ को। तो इंग्लिश में अगर हो तो ड्राफ्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते चलो, बिकॉज आगे क्वेश्चन आएगा भी कि जो नई शिक्षा तैयार करने के लिए सिर्फ ये एक समिति नहीं थी, एक और समिति थी TSR सुब्रमण्यम, जो कि इससे पहले थी। भाई कस्तूरी रंगन की जो अध्यक्षता हुई थी, जो आपकी जो ये कमेटी थी उसके अंदर 9 सदस्यीय समिति थी कस्तूरी रंगन वाली, जो कि इसरो के पूर्व चीफ थे। इन्होंने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी थी और आपके एनईपी 2020 आई थी। बट उससे पहले जो TSI सुब्रमण्यम है, 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने इनको भारत सरकार के पूर्व मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित करी थी। इनकी 5 सदस्यों वाली समिति थी और इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो 27 मई 2016 को प्रस्तुत करी थी। उसके बाद आपका कस्तूरी रंगन कमेटी था। अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों दिखाई दे तो आप इन दोनों को मार्क करेंगे। ठीक है, तो पहले आपकी सुब्रमण्यम वाली है TSR सुब्रमण्यम और दूसरी आपकी के कस्तूरी रंगन है। थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी थी। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। कब अप्रूव किया था, तो इसको 29 जुलाई 2020 को इस चीज़ को अप्रूव किया गया था, 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये सेकंड जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एजुकेशन इज डैश फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा है जो कि पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए। शिक्षा क्या है, जिससे हम पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त कर रहे हैं, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल है एजुकेशन, लेजिटिमेट है, फंडामेंटल या फिर ऑथेंटिक है। तो आप सभी को पता, आपने आरटी पढ़ चुके हो आप लोग। तो एजुकेशन क्या एक तरीके से फंडामेंटल है हमारे लिए, हमारा मौलिक अधिकार ये हो जाता है। तो फंडामेंटल है सभी के लिए, एजुकेशन पर सबका इक्वल अधिकार है, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये आरटी एक्ट भी डिस्कस करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एनईपी 2020 एम टू अचीव इक्विटेबल एक्सेस to the highest quality education for all learners regardless of social और economic background. This target will be achieved. अब ये जो टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये आपसे HSSC में पूछे भी गए हैं, तो मैं भी आपसे पूछ ले। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एनईपी 2020 जो है यहाँ पर एम करता है भाई इक्विटेबल एक्सेस हो, हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, सबको जो है बराबर अधिकार हो। फिर चाहे आपकी कैसे भी आपका बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, इससे अलग हटके आप सभी
सभी बच्चे को हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, सबका अधिकार समान रूप से हो। ये जो टारगेट है वो कब तक अचीव कर लेना है हमने, तो ये जो टारगेट है वो आपका 2020 तक कर लेना है, 15 तक, 15 तो जा ही चुकी है, 20 भी जा चुकी है, 30 तक कर लेना है या फिर 40 तक कर लेना है। तो ये दो क्वेश्चन तो ऑप्शन तो हट ही गए। तो आपका जो ये टारगेट है वो आपका 2040 तक, यानी कि 2040 तक, 2040 तक इस टारगेट को हमने अचीव कर लेना है। ये एक डेडलाइन दी गई है कि एनईपी 2020 को अचीव कर लेना है 2040 तक। ठीक है, तो ये आपको आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 लेस पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। एनईपी 2020 किसके विकास पर जोर देता है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोविजन ऑफ 100% एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, रोजगार देने के बारे में बात करता है, फ्री एजुकेशन देने के बारे में बात करता है, या फिर क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की क्या क्या क्षमता होती है, कितना उसका पोटेंशियल है, कितनी उसकी रचनात्मक क्षमता है, उसके बारे में डिस्कस करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करता है, आरटी बात करता है फ्री एजुकेशन के बारे में। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 5th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ मेनी द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 की जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, आधारभूत सिद्धांत आपसे पूछे गए हैं। सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल आपसे पूछे गए हैं, पिलर्स नहीं पूछे गए हैं। चीज़ों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो आपके 22 प्रिंसिपल है, ये ध्यान में रखेंगे। 5 है वो आपके पिलर है। किन 5 पिलर पर एनईपी टिकी हुई है, कि 5 स्तंभों पर जो है एनईपी टिकी हुई है, वो आपके 5 पिलर्स है, जिसके अंदर आपके कौन कौन से पिलर आ जाते हैं इन 5 पिलर्स में। ये मैंने आपको पहले भी कवर किया हुआ है, अपनी मैराथन में भी कवर किया हुआ है। ये जो 5 पिलर वो आपका एक्सेस हो जाता है, उसके साथ ही आपका इक्विटी हो जाता है, क्वालिटी हो जाता है, ठीक है, क्वालिटी हो जाता है, अफोर्डेबिलिटी है, भाई सबको अफोर्डेबल हो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए है, अकाउंटेबिलिटी है। तो ये 5 आपके पिलर से होते हैं, ये पिलर आपके 5 होते हैं, और आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके 22 होते हैं। 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन। व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। जो आपका पहला स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, अब जो आपका स्ट्रक्चर हो गया एनईपी 2020 वो आपका 5+3+4 का हो गया है। पीछे आपको एक डायग्राम भी है, उसके माध्यम से भी अच्छे से समझा दूंगी। बट आप अभी यहाँ पर देखो कि आपको किस एज ग्रुप की बात करी गई है। तो देखो इसके अंदर जो एज ग्रुप बात करी गई है, जब ये आपका जो ये आपकी जो फाउंडेशनल स्टेज है, ये आपकी जो फाउंडेशनल स्टेज रहती है, सबसे जो शुरुआती वाली है, यहाँ से बच्चा स्टार्ट होता है। और यहाँ से जब बच्चा स्टार्ट होता है तो बच्चे की एज 3 साल की होती है, और यहाँ 12th करते करते उसकी एज 18 साल तक चली जाती है। ठीक है, और वो कैसे कैसे डिवाइडेड है एज सारी, वो सारी आपको पता चलेगी। तो 3 से 18 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एज ग्रुप है आपकी वो 3 से 18 साल के एज ग्रुप को कवर किया गया है एनईपी 2020 के अंदर। यहाँ से आपको ये चीज़ें शायद समझ में आ जाए। तो आपका जो पहले का स्ट्रक्चर था, पुराना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, वो आपका 10+2 का था, जिसको बदल करके नया एकेडमिक स्ट्रक्चर ला दिया गया है, जिसमें अंदर आपका ये जो है पर्पल कलर वाला, ये आपकी फाउंडेशनल स्टेज है, फंडामेंटल नहीं है, ये फाउंडेशनल स्टेज है। और ये जो आपका ब्लू कलर का ये आपकी प्रिपरेटरी स्टेज है, और ये ग्रीन कलर का आपका मिडिल स्टेज है, और ये आपकी सेकेंडरी स्टेज है। अब आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ से एज स्टार्ट हो रही है 3 से, और यहाँ पे आपकी एज 18 तक जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने पूछे भी जा सकते हैं आपसे कि बताओ मिडिल स्टेज है, उसकी एज क्या है, उसकी क्लास क्या है। तो आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना है। आपका जो FLN है वो इसको कवर करता है, जो फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल है वो आपका इसको कवर करता है। ये जो पर्पल वाली है इसको कवर करता है, जिसके अंदर आपके शुरुआती जो 3 साल होते हैं वो आंगनवाड़ी के होते हैं, और नर्सरी स्कूल आप कह लो, प्ले स्कूल आप कह लो, उसके होते हैं। और बाद में जब बच्चा आगे होता है तो 6 साल का हो जाता है, तो उसको फर्स्ट और सेकंड क्लास में बिठाया जाएगा। ठीक है, तो ये एनईपी रिकमेंड करती है कि बच्चा फर्स्ट क्लास में होगा तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए है, ये एनईपी रिकमेंड करता है। तो ये जो 5 साल है, 3 साल उसके प्ले वाले और 2 साल उसके फर्स्ट और सेकेंड क्लास वाले, ये उसके फाउंडेशनल स्टेज के अंदर आते हैं। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, तैयारी चरण जो है आपका, तैयारी चरण आपका बात करता है 3 से 5 क्लास तक की, और इसके अंदर जो एज हो जाएगी बच्चे की वो 8 से 11 साल की एज हो जाएगी।
ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद है मिडिल स्टेज, आपकी कौन सी माध्यमिक जो चरण है आपका अवस्था है वो आपकी, ये आपका टीजीटी वाला आ जाता है 6 to 8 वाला, जिसके आप टीचर बनेंगे। और जो 11th आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, एज क्या होनी चाहिए बच्चे की, एज बोला जा रहा है 11 से 14 साल होनी चाहिए है। और ये आपका पीजीटी वाला आ गया है, जिसके अंदर आपको 9 to 12th क्लास के बच्चे मिल जाएंगे और इनकी एज 14 से 18 साल बताई गई है। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपने अच्छे से पढ़ लेना, इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब, व्हाट आर द क्लासेज विच कवर एट मिडिल स्टेज, है ना, क्वेश्चन आ गया फिर से। मिडिल स्टेज मैंने अभी आपको ऊपर बताया, मिडिल स्टेज के अंदर आपकी कौन कौन सी क्लासेस कवर हो रही है। तो मिडिल स्टेज के अंदर आपकी क्लास कवर होती है 6 to 8, टीजीटी वाली जो क्लासेज है वो यहाँ पर आपकी कवर हो रही है। ठीक है, आपसे एज ग्रुप भी पूछ सकते हैं, तो आपने पूरा वो जो डायग्राम है उसको अच्छे से कर लेना है। आप अगर नीचे से आराम से बनाते हुए चलेंगे तो भी आप जो है सारी चीज़ों को यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ चाइल्ड्स कुमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6, यानी कि 6 साल से पहले बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास कितने प्रतिशत हो चुका होता है। तो 5 साल तक कह लो या फिर 6 साल से पहले कह लो, बच्चे का जो मस्तिष्क है वो ओवर 85% डेवलप हो चुका होता है। 85% जो मस्तिष्क का विकास है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो 6 साल से पहले हो जाता है बच्चे का। इसलिए इसको जो है FLN के अंदर लाया गया है, जो आपकी फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल है, फंडामेंटल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल है, ये आपकी इसके अंदर इसलिए कवर करी गई क्योंकि यहाँ तक बच्चे का जो विकास है वो उसके दिमागी विकास जो है वो आपका 85% हो चुका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी कि बच्चे को इस टाइम पे न्यूट्रिशन अच्छा मिले और साथ ही बच्चे को एजुकेशन, शिक्षा यहाँ पर अच्छी मिले, जो उसकी शुरुआती केयर है वो अच्छी हो, साथ ही उसकी एजुकेशन अच्छी हो। ठीक है, ECC इस चीज़ को ही कवर करता है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, ECC इसी को ही यहाँ पर कवर करता है। चलिए नेक्स्ट है, NEP प्रपोज दैट यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन मस्ट बी अचीव्ड, व्हाट इज टाइमलाइन फॉर दिस। NEP प्रपोज करता है कि जो यूनिवर्सल प्रोविजनिंग है, जो यह सार्वभौमिक प्रावधान है किसका, क्वालिटी यानी कि ECC की बात कही गई, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, केयर की और एजुकेशन की, ये कब तक अचीव कर लेना चाहिए, इसकी टाइमलाइन क्या है। तो इसके जो टाइम लेना है, मतलब ये कहा गया कि अभी से आप स्टार्ट कर दो, बट ये आपको कब तक अचीव कर लेना है, ये आपको इसका जो टाइम लाइन है वो 2030 तक का बताया गया है कि यानी कि 2030 तक जो भी बच्चे हैं वो एक तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, स्कूल के लिए ग्रेड 1 के लिए एक तरीके से बच्चा जो है प्रिपेयर हो जाए, तो ये जो है इस चीज़ के लिए अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ इसका आंसर 2030 हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज टाइमलाइन टू एंश्योर दैट द ऑल स्टूडेंट्स एंटरिंग ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी। वो ही सेम बात है जो पिछला क्वेश्चन था कि आपको ECC को अच्छे से कंसिडर करना है और इसके अंदर ग्रेड 1 के अंदर बच्चा अगर एंटर कर रहा है तो उसका जो एक क्या टाइमलाइन है कि यहाँ पर बच्चा एक स्कूल के लिए तैयार हो जाए। ग्रेड 1 का जो बच्चा है वो स्कूल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए, उसको बेसिक रीडिंग की स्किल अच्छे से आ जाए, लर्निंग रीडिंग राइटिंग ये और मैथमेटिक्स स्किल जो है बच्चे को वो अच्छे से अचीव कर ले। ग्रेड 1 के अंदर जब बच्चा जाएगा तो स्कूल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो उसका टाइमलाइन 2000 कौन सा बताया गया है, 2030 बताया गया है। ठीक है, 2030 तक बच्चा जो है पूरी तरीके से जो है अच्छे से रेडी होना जाना चाहिए स्कूल लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसने कहा है कि मई 2016 में अपनी रिपोर्ट किसने सबमिट करी थी। तो वैसे तो ऑप्शन में कस्तूरी रंगन लिखा नहीं है, बट फिर भी आपको फंसाने के लिए लिख देंगे। कस्तूरी रंगन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वो 2019 के अंदर करी थी, जो ये समिति थी। और आपकी TSR सुब्रमण्यम की जो समिति थी उसने मई 2016 के अंदर सबमिट करी थी। और क्वेश्चन भी यही है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा वहाँ पर एडिशनल बताया था ताकि आप समझ जाएं। नेक्स्ट है NEP 2020 रिप्लेस करता है किसको। भाई NEP 2020 से पहले जो आपकी पॉलिसी आई थी वो 1986 वाली आई थी। ठीक है, तो ये किसको रिप्लेस करता है, NEP 1986 को करता है। इससे पहले 68 वाली थी, 68 के बाद आई 1986 और उसके बाद आपकी 2020। तो ये 34 साल पुरानी जो शिक्षा नीति है उसको रिप्लेस करके आया है NEP 2020। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब NEP के अंदर ये चीज़ भी करी गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया है। मानव विकास मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल कर दिया गया। तो ये तो बहुत ईजी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
द करेंट 10+2 स्कूल करिकुलम टू बी रिप्लेस्ड बाई, जो अभी पहले का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस करके कौन सा स्ट्रक्चर आ गया है। KVS में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। मे भी आपको वैसे तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, बट फिर भी ध्यान में रख लो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है आपने यहाँ पर सही से करेक्ट बताना है। करेक्ट आंसर आपने कोड यहाँ पर चूज करने हैं, कौन से यहाँ पर रिलेट करते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी समितियों से रिलेटेड है। कस्तूरी रंगन कमेटी है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी है, वाघुल कमेटी है, उर्जित पटेल कमेटी है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया 2 कमेटियाँ इसके बारे में रिलेट करती है, कस्तूरी रंगन की भी और TSR की भी। तो 1 और 2 यानी 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश विल बी क्रिएटेड एज एन अपेक्स बॉडी फॉर फोस्टिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन एज पर NEP 2020। NEP 2020 के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पर एक बॉडी आपके सामने क्रिएट करी गई है। उसका नाम वो क्या चीज़ है, आपने ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। रिसर्च रिलेटेड है सारी चीज़ें, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की बात करी गई है। तो इसका जो आंसर है वो नेशनल कमीशन फाउंडेशन आएगा, या फिर हायर कमीशन एजुकेशन आ जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आ जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलिए, ये मतलब बेसिकली रिसर्च टाइप से रिलेटेड होता है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। एज पर द पॉलिसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द करेंट। आपका 4.3% करंट में इन्वेस्टमेंट है, इसको बढ़ा करके कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, कितना इंक्रीज कर दिया गया है GDP का, शिक्षा के अंदर कितना निवेश यहाँ पर बढ़ा करके कर दिया गया है। तो 4.3 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 4% GDP का, 7%, 6.6% या फिर 6%। तो इसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। न्यू पॉलिसी एम्स इन द हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो फ्रॉम 26.3% टू 50% बाई। अब ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, बट इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान में अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो एम करती है, भाई इनका एक मकसद है, इनका एक लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द, यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो सकल नामांकन अनुपात है उसको बढ़ा करके 26.3% से 50% करने का एक लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर 2030 नहीं आएगा, इसका आंसर 2035 आएगा। 2035 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको 50% करने का टारगेट 2035 तक का रखा गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विच इज़ नॉट एन एजुकेशनल कमेटी, कौन सी यहाँ पर एक शिक्षा की समिति नहीं है? अशोक मेहता कमेटी है, कस्तूरी रंगन है, कोठारी है, सुब्रमण्यम कमेटी है। तो देखो आप सभी को पता है ये भी है, कोठारी कमीशन भी है, और TSR सुब्रमण्यम, ये दो तो आपकी NEP से रिलेटेड करती है। तो अशोक मेहता कमेटी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 21 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच परसेंट द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। वो पीछे एक क्वेश्चन अभी आया ना ग्रोस एनरोलमेंट रेशो वाला ही, तो वो आपका कितने % से 50% यहाँ पर बताया था मैंने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा, ठीक है। कि इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 50% तक का टारगेट रखा गया है 2035 तक का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, आपका क्वेश्चन अभी भी आया है एक एग्जाम में, आपके किसी एक शिफ्ट में आया है। तो वोकेशनल एजुकेशन आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी? आपकी TGT से स्टार्ट हो जाती है, यानी क्लास 6 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। NEP 2020 रिकमेंड करती है दैट फंड टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। भाई गर्ल्स के बारे में यहाँ पर एक बात करी गई, उनको इक्विटेबल और क्वालिटी शिक्षा गर्ल्स के लिए बात करी गई, और जितने भी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया गया है NEP 2020 के अंदर, इनके लिए एक फंड जो है एक तरीके से बनाया गया। तो ये जो फंड है इसका क्या नाम है? रिकमेंड करती है कि ऐसा फंड बनाना चाहिए इनको, कि इनको सारी चीज़ें समान अधिकार से मिल सके, गर्ल्स से रिलेटेड और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट से रिलेटेड। तो इस फंड का क्या नाम है? जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड है, जेंडर इंक्लूजन फंड है, जेंडर प्रमोशन फंड है, या फिर जेंडर एजुकेशन फंड है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जेंडर इंक्लूजन फंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24। NEP 2020 स्टेटेड आर टू एस्टेब्लिश अ नेशनल
repository of high quality resources on foundational learning and numeracy on government digital platform. What is the name of government digital platform? ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका क्या नाम है, जो कि एक तरीके से FLN की बात कर रहा है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात कर रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर अच्छे से जो है चीज़ें आपको प्रोवाइड करी गई ताकि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम NCERT है, दीक्षा है, दिशा है या फिर निष्ठा है। तो इसका क्या नाम है? तो ये आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम दीक्षा है, ठीक है, दीक्षा नाम है इसका। इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दीक्षा के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ के चले। दीक्षा होता कि इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आप लोग सभी अवेल कर सकते हो। एक नेशनल प्लेटफॉर्म है स्कूल के एजुकेशन के लिए, जिसका शुरुआत करी गई थी नेशनल NCERT के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE, और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में बाय द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री M वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि स्कूल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर डील करता है। तो ये आपको दीक्षा के बारे में पता होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज NEP। NEP में लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट आपने बतानी है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये लैंग्वेज के बारे में, इट विल प्रोमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। क्या ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है इसके बारे में बात करते हैं, इसको प्रमोट करने के बारे में बात करते हैं। देखो इंडिया जो है मल्टीलिंगुअल कंट्री है, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बात की गई है कि NEP को जो है हर जगह पर लागू किया गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी एक लचीलेपन के साथ इसको भी लाया गया है, और आपकी जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस है जिसको स्कूल में एज एन ऑप्शन बिल्कुल अवेल कराया जा रहा है। तो NEP लैंग्वेज के बारे में बात करता है कि आप जो है 5th क्लास तक बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाइए, जो भी उसके क्षेत्रीय भाषा उसमें पढ़ाइए। अगर 5वीं क्लास तक ना हो तो आप 8th क्लास तक भी सारी चीज़ों को कर सकते हो, उसके बाद भी आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो लैंग्वेज के बारे में NEP में इस बात का जिक्र है। यहाँ पर आपके तीनों ही पॉइंट जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। MERU स्टैंड फॉर, मेरू किस चीज़ के लिए? यहाँ पर मेरू का क्या यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है? एब्रिविएशन है ये, इसका फुल फॉर्म आपने पूछा है। मेरू जो है आपका हायर एजुकेशन से रिलेट करता है, आप ये लगा लो कि यूनिवर्सिटीज़ से रिलेट करता है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक तरीके हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करी जाती है। तो मेरू का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च अंडरटेकिंग, या फिर मल्टी स्टेज एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A है। मेरू की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए, बिकॉज आपसे क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, बेसिक नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको हर चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश करी है। वैसे तो ये हायर एजुकेशन से रिलेट करता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। NEP 2020 प्रपोज्ड टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर। नेशनल राष्ट्रीय एक मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने की बात करी है NEP 2020 ने। इसका व्हाट इज़ द नेम ऑफ NAC? ये जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है इसका क्या नाम है? ये आप सभी को पता होगा इसका नाम क्या है। तो इसका नाम परख है, ठीक है, इसका नाम क्या है? परख है। परख की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए है। 28 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। अब जो परख है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों लाया गया है, इसका उद्देश्य बताना आपने। क्वेश्चन पेपर को सेटअप करने के लिए, सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर नॉर्म स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को यहाँ पर तय करने के लिए, या फिर क्वेश्चन पेपर UGC के लिए। यहाँ पर देखो UGC वाली तो कोई बात है नहीं इधर, और सेटिंग क्वेश्चन पेपर की बात भी नहीं करता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तय किए जाते हैं इसके अंदर कि भाई सारी चीज़ें कैसे होंगी, कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे है। तो 28 का ऑप्शन यहाँ पर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्या कहता है? NEP 2020 प्रपोज्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी PSSB विल डेवलप कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। अब ये एक ऐसी बॉडी है जो किसके लिए बनाई गई है? एक तरीके से जो टीचर से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स है किसके लिए? टीचर के लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो बेसिकली डील करता है टीचर से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है PSSB है, तो ऑप्शन ये तो वही वाला हो गया। या फिर जनरल एजुकेशन काउंसिल है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स है, या फिर नेशनल NCTE है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि PSSB के अंतर्गत आता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, NPST। इसका काम होता है एक मतलब टीचर्स के रिलेटेड है, टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ये ऐसे टीचर्स जो है रेडी करके देगा जो कि स्कूलों के लिए अच्छे हो, स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे हो और कहीं ना कहीं NEP के जो मकसद हैं, NEP 2020 के जो मकसद है उनको अचीव कर पाए हम स्कूल में। तो इसका काम ये है कि हमें एक ऐसे प्रोफेशनल टीचर्स ये बना करके देगा जो कि बच्चों के लिए लर्निंग की ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 30 क्वेश्चन है, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक का जो आपका स्कूल नामांकन अनुपात है वो आपका 100% की बात करी गई है। तो ये आपका कब तक हो जाना चाहिए है, 2023 तक हो जाना चाहिए, 30 तक, 25 तक या 35 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2030 आ जाएगा। ठीक है, 2030 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझना है। ये कुछ 30 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को और अपने कमेंट करके मुझे बताना आपको यहाँ पर कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आपके बने हैं 30 में से, मुझे बताना सारे। और कैसा लगा आपको सेशन। आप सभी का जिनका भी सैटरडे और संडे को एग्जाम है, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अपना बेस्ट करके आएँ और जितना हो सके तो आपकी मैं यही दुआ करूँगी कि आप अपना पेपर अच्छा करें, आपको अच्छा रिजल्ट आए। और एक चीज़ और, आप मुझे अपना पेपर ज़रूर यहाँ पर क्या करें, व्हाट्सअप करें। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, फिर से बता देती हूँ, 7419055279 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना पेपर, ताकि मैं आपको एनालाइज कर सकूं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो जिनका भी पेपर है आप सभी लोग फटाफट से, मुझे जल्दी से करना है ना, ऐसा नहीं दिन में आपका पेपर आप रात में मुझे मैसेज कर रहे हो, कोशिश करना आप जल्दी से जल्दी मुझे दे सके पेपर। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।